हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। इस वीडियो में हम इस चीज़ की डिस्कशन करने वाले हैं कि जो कार्बन है वो क्यों आयनिक बॉन्ड्स नहीं बनाता, कोवलेंट बॉन्ड्स क्यों बनाता है। इन अदर वर्ड्स, इसको ऐसे भी हम फ्रेम कर सकते हैं कि जो कार्बन है वो क्यों कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है और आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। एंड ऑफ कोर्स इसी वीडियो के लास्ट में हम जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो आयनिक बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है। ऑल्दो इसके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, बट स्टिल अगर आपको प्रॉपरली समझना है देन यू शुड वॉच दिस पार्ट। हाँ, अगर आपको प्रॉपरली अच्छी तरह से पहले ही पता है कि आयनिक बॉन्डिंग क्या है, आयनिक कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं, देन ये थोड़ा सा पार्ट आप स्किप कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। क्लियर। सो डिस्कस करते हैं पहले व्हाट इज आयनिक बॉन्डिंग। देखो सिंपल सी बात है, जो आयंस के बीच में बॉन्डिंग हो, किस टाइप के आयंस, एक कटायन एंड एक एनायन, इन दोनों के बीच में जो आपस में अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। नाउ व्हाट इज कटायन? कोई भी पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी बोल सकते हो, जैसे कि लेट्स से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ओके, और लेट्स से कैल्शियम 2 पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द कैटायंस। व्हाट अबाउट द एनायन? एनायन की बात करेंगे तो लेट्स से द कॉमन एग्जांपल बीइंग Cl नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, राइट। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा दैट विल बी एनायन, एंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा इट विल बी कॉल्ड कैटायन। कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? जैसे यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज लिखा है, ऊपर वाली दो एग्जांपल्स में Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, इनके ऊपर हमने 2 पॉजिटिव चार्ज लिखा है। वो ऑफकोर्स डिपेंड करेगा उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, और इन सिंपल वर्ड्स उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, है ना। एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम उठा लेते हैं, लेट्स से मैग्नीशियम, नो पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। दिस इज द सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम एंड क्लोरीन को आप जरा अलग अलग स्टडी करो जरा। यहाँ पे सोडियम जो है इट हैज़ गॉट 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका एटॉमिक नंबर बिकॉज 11 होता है ना। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी 281। व्हाट अबाउट द क्लोरीन? इट हैज़ गॉट 17 इलेक्ट्रॉन्स, सो 2, 8 एंड 7। अब आपको यहाँ पे फोकस करना है इन दोनों के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर, राइट। जो आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ है प्रेजेंट 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन। अब ऑफकोर्स दोनों चाहेंगे कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करना कौन नहीं चाहेगा, राइट, फॉर द स्टेबिलिटी पर्पसेस, राइट। बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में जो ये सोडियम है, दिस सोडियम एटम, इट इज़ नॉट स्टेबल एट ऑल, राइट, इट इज़ हाईली अनस्टेबल। हर एक जो एटम होता है वो यही चाहता है आखिरकार, राइट, कि जो उसका आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इजंट इट। सो यहाँ पे देखो सोडियम क्या चाहेगा, इज इट पॉसिबल फॉर द सोडियम लेट्स से टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। पॉसिबल चाहिए, बट इट इज़ नॉट फेवरेबल एट ऑल। इट इज़ नॉट वेरी इजी फॉर द सोडियम टू एक्सेप्ट 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज देखो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़े। ये क्या कर सकता है, जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसको डोनेट कर देगा किसी को, राइट। इट इज़ वेरी इजी टू डोनेट जस्ट 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन टू लेट्स से गेन 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बिकॉज जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, कॉन्फ़िगरेशन की क्या बन जाएगी, 2,8 हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, है ना। आउटर मोस्ट बिकॉज अब इसका एल शेल बन जाएगा, ठीक है। ओके, दैट मीन्स इसकी कोशिश क्या रहेगी, टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट अबाउट द क्लोरीन? क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में है यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये उल्टा चाहेगा, है ना। इसको अगर 8 कंप्लीट करने हैं तो ये क्या चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए। दैट मीन्स इसकी पूरी टेंडेंसी क्या होगी, टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखो जैसे बोलते हैं एक का कचरा दूसरे के लिए खजाना हो सकता है, सेम चीज़ यहाँ पे है ना। जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम के लिए यहाँ पे बेफिजूल है, ये नहीं चाह रहा इस इलेक्ट्रॉन को, ये तो चाह रहा है कि यार मेरे को कोई मिले, मैं उसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं। और क्लोरीन इसका उल्टा, ये यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की भूखी है, ये क्या चाहेगी, कहीं से भी बस दे दो मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, राइट। सो दीज टू सोडियम एंड क्लोरीन दे आर मेड फॉर ईच अदर, है ना। यहाँ सोडियम क्या करेगा, जैसे ही इसके पास ये क्लोरीन का एटम आएगा, ये बोलेगा यस मेरे लिए जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है इट इज़ कंप्लीटली अननेसेसरी, सो इट विल बेसिकली डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। ये पूरा 1 इलेक्ट्रॉन, पूरे का पूरा 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को दान कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। ऑफकोर्स जब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करेगा तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज अब इसको एक
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल चुका है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इजंट इट? सो क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे आ जाने वाला है Cl नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। एंड सोडियम बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है, राइट? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो तो आपके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, या फिर इन अदर वर्ड्स आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? सो यहाँ पे आई एम राइटिंग Na पॉजिटिव। अब यहाँ पे Na पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास है Cl नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस वजह से ये Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और एक बॉन्डिंग बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग देखो तभी हो सकती है, तभी पॉसिबल हो सकती है जब ये यहाँ पे डोनेशन चल रही है और यहाँ पे गेनिंग चल रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया और ये Na और ये Cl आपस में बॉन्डिंग कर ले, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? Na का जो सोडियम का कैटायन है और जो क्लोरीन का एनायन है, उनके बीच में आपस में बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे। दिस इज विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ आयन आपके पास ऑफ कोर्स आयनिक बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं कार्बन की, कि कार्बन आयनिक बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाता है। ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखो दिस इज द कार्बन, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, पहले शेल में 2, अगले में 4। डायग्रामेटिकली इसको मैंने यहाँ पे शो करा हुआ है, ठीक है? दिस इज द कार्बन। नीचे मैंने कलर कोडिंग लिखी हुई है, किस कलर में इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को मैंने शो करा हुआ है। सो दिस इज द न्यूक्लियस, 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन जिसके पास प्रेजेंट है। वो तो देखो सेम ही है हर केस में, कोई भी डिफरेंस नहीं है इन तीनों ही डायग्राम्स में। बाय द वे इन दोनों डायग्राम्स को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले जस्ट फर्स्ट डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? सो 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स, ये तो फिक्स रहने वाले हैं। प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को आप न्यूक्लियस से नहीं निकाल सकते, राइट? इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो सकता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा सकते हैं या गेन किए जा सकते हैं, है ना? सो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द K शेल एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द L शेल, है ना? सो ये नेचुरल स्टेट जो है कार्बन की। अब पहला क्वेश्चन आपसे खुद सोचना, क्या कार्बन इस पर्टिकुलर स्टेट में होकर आयनिक बॉन्डिंग कर सकता है या आयनिक कंपाउंड्स बना सकता है? द आंसर इज नो, बिकॉज फिलहाल कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जो ये एटम है इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? चार्जेस तो उसके पास हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, राइट? सिंपल आंसर इज कि अगर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके पास इन द न्यूक्लियस 6 प्रोटॉन्स भी हैं जिसके पास प्लस का चार्ज है, एंड 6 पॉजिटिव्स एंड 6 नेगेटिव्स मेक ओवरऑल 0, है ना? 6 - 6 is 0। दैट्स वाई जो कार्बन का ये एटम है या फिर कोई भी पर्टिकुलर जो एटम होता है वो इन जनरल क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बिकॉज जितने उसके पास प्रोटॉन्स होते हैं इन द न्यूक्लियस उतने ही उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? सो बिकॉज यहाँ पे कार्बन के पास टोटल कोई चार्ज नहीं है, ना तो ये कैटायन है ना ये एक एनायन है, इस वजह से कार्बन इस पर्टिकुलर स्टेट में रहकर आयनिक बॉन्डिंग नहीं कर सकता। सो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एक बहुत बड़ा क्रॉस। अच्छा, अब क्या कार्बन ऐसा कर सकता है? अब कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि अगर कार्बन का, मान के चलो, वैसे ही पॉसिबल नहीं है, मान के चलते हैं कि कार्बन का बहुत मन हो रहा हो आयनिक बॉन्ड्स बनाने का, तो वो क्या सोचेगा कि अच्छा अगर मैं आयनिक बॉन्ड बनाना चाहूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले या तो कोई ना कोई कैटायन बनाना पड़ेगा या कोई एनायन बनाना पड़ेगा। कैटायन बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा और एनायन बनाने के लिए क्या? कैटायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा, एनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा। चलो तो मैं ऐसा करता हूँ कि अगर मेरे को कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज ही करने हैं तो सिंपल रखते हैं, क्यों फालतू में बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है, राइट? एक एक इलेक्ट्रॉन का सोचते हैं कि अगर मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता हूँ, सो 2,3 मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता हूँ, आई बी लाइक 2,5, है ना? यहाँ पे मैं बन जाऊँगा C नेगेटिव, सॉरी C पॉजिटिव, एंड यहाँ पे मैं बन जाऊँगा C नेगेटिव, है ना? सो कार्बन ये दो तरह से सोच सकता है कि अच्छा मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज करके C1 पॉजिटिव बना सकता हूँ या एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके C1 नेगेटिव भी बना सकता हूँ। तो क्यों कार्बन ऐसा नहीं करता? क्यों कार्बन ऐसा करके आयनिक बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा? बिकॉज फर्स्ट केस में हम बोल रहे थे कि कार्बन, इस पर्टिकुलर केस में कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है, बट अब तो आ गया चार्ज, राइट? यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज आ चुका है।
तो कार्बन कर ले ऐसा क्यों नहीं करता C1 पॉजिटिव बना के कैटायन को बनाता रहे आयनिक बॉन्ड, या फिर लेट से इस पर्टिकुलर तरह से एक इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर ले कहीं से, ठीक है, C1 नेगेटिव बन गया और उसके बाद आयनिक बॉन्डिंग प्रॉपर्ली बना ले। क्यों इसके लिए ऐसा कर पाना फेवरेबल नहीं है, क्यों ये ऐसा नहीं करता या नहीं करना चाहता, लेट से इसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज ऐसा करके इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज सिर्फ इस रीज़न से नहीं करता कि वो कि बिकॉज इसको आयनिक बॉन्ड बनाना होता है, नो, राइट, फर्स्ट दैट्स नॉट अ रीज़न। कोई भी जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए करता है सो दैट वो खुद क्या हो सके, स्टेबल हो सके, स्टेबल स्टेट एक्वायर कर सके, राइट। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड की बात की थी, दिस इज सोडियम, दिस इज क्लोरीन। यहाँ पे सोडियम अपना जो एक एक्स्ट्रा इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसको डोनेट कर रहा है क्लोरीन को, है ना, और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिली थी। बट इस पर्टिकुलर केस में कोई सोडियम को बहुत बड़ा दानवीर मत समझो कि हाँ अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, इसके लिए वो एक इलेक्ट्रॉन पहली बात बेफजूल है, बिल्कुल फालतू है, इसके लिए किसी काम का नहीं है, राइट, इन द सेंस कि हाँ जी वो एक इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में कोई हेल्प नहीं कर रहा, है ना। और सेकेंडली इसी रीजन की वजह से उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट किया सो दैट उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके मैं खुद क्या हो सकूं, स्टेबल हो सकूं, राइट। सो ऐसा नहीं है कि इसने क्लोरीन की हेल्प करने के लिए ऐसा किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका खुद का उसमें कुछ ना कुछ मोटिव दैट मीन्स छुपा हुआ था। आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। कोई भी एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी खुद की स्टेबिलिटी देखेगा। सिमिलरली क्लोरीन भी, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट कर रहा है सो दैट ये खुद क्या हो सके, स्टेबल हो सके। सोडियम ऐसा क्यों कर रहा है, सोडियम डोनेट क्यों कर रहा है सो दैट ये खुद स्टेबल हो सके, राइट। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, दैट मीन्स दोनों अपना मोटिव पहले पूरा कर रहे हैं, उसके बाद दोनों की क्या हो रही है, बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है और एक हमारे पास आयनिक कंपाउंड देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कार्बन ऐसा करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और कुछ इस तरीके का आयन फॉर्म करता है, तो क्या ऐसा करने से इसका वो वाला मोटिव पूरा हो रहा है, क्या कार्बन स्टेबिलिटी अचीव कर पा रहा है? द आंसर इज अ बिग नो। बिकॉज अगर कार्बन ऐसी स्टेट में आ चुका है, देखो यार ये वाला जो शेल है ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, अभी भी 5 और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दैट मीन्स दिस इज नॉट फुली फिल्ड। सिमिलरली इस केस में आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 अभी और आ सकते हैं, है ना, अभी भी ये फुली फिल्ड नहीं है, ऑक्टेट इसका अभी भी कंप्लीट नहीं है। सो अगर ऐसा करके भी स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर पा रहा, ऐसा करके भी स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर पा रहा, तो क्यों कार्बन ऐसा करेगा कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करके एक आयन बनाएगा? खुद सोचो, राइट। इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द कार्बन टू डू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग, सिर्फ इसलिए कि वो आयनिक बॉन्डिंग बनाना चाह रहा है। कार्बन ऐसा तो कभी नहीं करेगा कि वो सिर्फ एक या दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, ठीक है। अब आता है अगला मुद्दा, क्या कार्बन ऐसा कर सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करे? बिकॉज देखो स्टेबिलिटी तो तभी आएगी अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करेगा। अगर जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 4 थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करके इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8। सो एल शेल में यहाँ पे देखो मैंने शो करे हुए हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी अचीव हो चुकी है। सिमिलरली अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, स्टेबल वो तब भी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दो, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, और जो के शेल होता है उसमें आते ही 2 एट मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसका डुप्लेट कंप्लीट है, फुली फिल्ड है ये, यहाँ भी दैट मीन्स ये स्टेबिलिटी अचीव कर चुका है। सो फर्स्ट मोटिव तो यस ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करके उसका अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो सुनने में लगता है कि हाँ इससे कहीं ज़्यादा फेवरेबल ये केस है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करके एक आयन बनाए और आयनिक बॉन्डिंग कर ले। बट द आंसर इज नो, ऐसा कर पाना भी कार्बन के लिए कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। अब ऐसा क्यों है इसको समझते हैं। पहले चलो इस पर्टिकुलर केस को उठाते हैं। आफ्टर गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, कहने को तो ठीक है, हाँ इसने ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स अगर कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखेंगे तो यस इट मस्ट बी प्रेटी स्टेबल, बट ऐसा नहीं है। देखो क्यों, बिकॉज न्यूक्लियस जैसा पहले था वैसा ही अब है, दैट मीन्स टोटल 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इसके न्यूक्लियस में। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इंक्रीज हो चुके हैं, पहले थे इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 + 2 6, लेकिन अब हो चुके हैं 2 + 8, दैट मीन्स टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इस 10 इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में रखने का काम किसका है, इन प्रोटॉन्स का, जो ये रेड कलर में मैंने 6 प्रोटॉन्स शो करे हुए हैं, है ना।
एक बहुत रफ सी मैं एनालॉजी देता हूँ इस चीज़ को समझने के लिए, राइट? जैसे हमारी अर्थ है जो कि हमारे सन के अराउंड रोटेट कर रही है, ओके। सन की ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे मेजर फैक्टर है, जिसकी वजह से फर्स्ट जो हमारी अर्थ है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या करती है, घूमती है अराउंड द सन। अगर सन ना हो तो क्या इस तरह से अर्थ सर्कुलर मोशन कर सकती है अराउंड द सन? द आंसर इज नो, बिकॉज इन दैट काइंड ऑफ केस जो हमारी अर्थ है वो ड्यू टू इट्स इनर्शिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक सीधी डायरेक्शन में जाएगी, ना कि एक सर्कुलर मोशन में घूमेगी, है ना, इजंट इट? वैसा ही कुछ यहाँ पे है, बट द थिंग इज दैट सन की बजाय यहाँ पे कौन है सेंटर में, जो मेजर लेट्स से ड्राइविंग फोर्स है एक तरह से, दैट इज दीज प्रोटॉन्स, ओके। एंड हमारी अर्थ की जगह यहाँ पे हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इन ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, घूमते हैं, है ना। अब यहाँ इस चीज़ को समझो पहले, 6 प्रोटॉन्स थे और 6 ही टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे। 6 प्रोटॉन्स ने 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा हुआ है, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, और एक पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिट में उनको बरकरार करके रखा हुआ है। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स तो उतनी है, दैट मीन्स जो प्रोटॉन्स थे वो तो उतने ही अच्छे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं। दैट मीन्स प्रोटॉन्स के लिए अब इन इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाना उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में काफ़ी डिफिकल्ट रहने वाला है, इजंट इट, राइट? 6 प्रोटॉन्स यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स को संभाल रहे हैं? टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, विच इज अ ह्यूज टास्क, राइट? 6 प्रोटॉन्स के लिए ऐसा कर पाना, 10 इलेक्ट्रॉन्स को एक स्टेबल ऑर्बिट में रख पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ओके। सो इस वजह से इस पर्टिकुलर स्टेट में भी आपको कार्बन कभी नहीं दिखेगा। इस चीज़ को कुछ ऐसे आप समझ सकते हो यार, देखो मान लो एक रूम है, राइट? क्लासरूम की बात कर लेते हैं। वैसे तो चलो जनरली क्लास में 1 या 2 मॉनिटर्स होते हैं, लेकिन लेट्स सपोज जो ये प्रोटॉन्स हैं ये सारे मॉनिटर्स हैं क्लास के, दैट मीन्स टोटल 6 मॉनिटर्स आर देयर, ओके। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लेते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट केस में क्या था, 6 मॉनिटर्स थे और 6 ही शोर करने वाले स्टूडेंट्स हैं। सो उन मॉनिटर्स के लिए रिलेटिवली काफ़ी ईजी रहने वाला है क्लास को कंट्रोल करके रखना, इजंट इट? अगर इस केस में देखेंगे, मॉनिटर्स अभी भी कितने हैं, उतने ही हैं, टोटल 6 हैं, लेकिन शोर करने वाले या फिर लेट्स से किसी भी टाइप के नॉन सीरियस जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर इंक्रीज नाउ, टोटल 10 अब ऐसे स्टूडेंट्स हो चुके हैं। दैट मीन्स इस केस में बहुत मुश्किल होने वाला है उन 6 मॉनिटर्स को इन नॉन सीरियस स्टूडेंट्स को या शोर करने वाले स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना, राइट? सो एक बहुत रफ सी मैंने एनालॉजी दी है, अगेन जस्ट टू क्लियर दीज थिंग्स, ठीक है। सो कार्बन कभी भी ऐसी स्टेट में आपको नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज ऐसा कर पाना उसके लिए बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल है, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर केस? यहाँ पे क्या दिक्कत है? आफ्टर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन C4 पॉजिटिव ये वाला कटायन क्यों नहीं बना सकता, राइट? यहाँ पे तो बहुत इजी होना चाहिए, जो ये 6 प्रोटॉन्स हैं इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना, एंड आंसर इज यस। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि 6 प्रोटॉन्स को 2 पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना कोई दिक्कत वाला काम है, नो। बल्कि इसके लिए तो और इजी रहने वाला है। अगर 6 मॉनिटर्स हों क्लास में और सिर्फ 2 ऐसे स्टूडेंट्स हों, तो ऑफकोर्स बहुत ईजी रहने वाला है उनको कंट्रोल करना। अब यहाँ पे एक्चुअली ये दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है इस पर्टिकुलर स्टेट में आना एट द फर्स्ट प्लेस, राइट? क्या कार्बन ऐसी स्टेट में आ सकता है इजिली? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज देखो कार्बन के पास पहले यहाँ पे थे वैलेंस शेल की, अगर मैं बात करूँ, आउटर मोस्ट शेल की बात करूँ, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? यहाँ ये चारों इलेक्ट्रॉन्स लूज करके आएगा इस स्टेट में, है ना। बट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नॉट वेरी इजी एट ऑल। 4 इलेक्ट्रॉन्स को देखो लूज करने में ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी कार्बन को, राइट? अगर तो हाँ हम बाहर से किसी पर्टिकुलर मेथड से बहुत एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं, राइट, बाय आर्टिफिशियल मीन्स, देन वी कैन से यस कार्बन को इस पर्टिकुलर स्टेट में अचीव करवाया जा सकता है। बट क्या नेचुरली लेट्स से कार्बन यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टेट में आ सकता है बाय लूजिंग द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स ओन? द आंसर इज अ बिग नो। कार्बन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहेगा, बिकॉज यार कर ही नहीं सकता, चाहेगा भी बात नहीं है, राइट? ऐसा करने में बहुत ज़्यादा इसको एनर्जी चाहिए होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज जनरली देखो यार, जो कार्बन है वो बहुत छोटा है ना। जो 14th ग्रुप है हमारा, उसका पहला मेंबर है यहाँ पे कार्बन। कार्बन के बाद जितने भी ये बाकी के अलग अलग एटम्स हैं उनका साइज कार्बन से बड़ा है। इसको आप ऑल द 5th चैप्टर में पढ़ोगे। डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो तो एटम का साइज इंक्रीज होता है। ऑफकोर्स सबसे छोटा कौन होगा? सबसे ऊपर वाला मेंबर, राइट? जैसे अगर मैं 13th ग्रुप की बात करता हूँ तो सबसे छोटा कौन होगा? बोरोन, ओके। 14th ग्रुप में सबसे छोटा कार्बन।
कार्बन के एटम का साइज सबसे छोटा है, एंड जितना छोटा कोई एटम होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे आप सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी देखोगे ना, तो वो क्या होंगे, न्यूक्लियस के बहुत पास में होंगे, बिकॉज दैट एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। बट अगर आप कोई बहुत ही बड़े लेट से एटम की बात करते हो, तो उसका स्पेसिफिकली जो वैलेंस शेल होगा, सबसे बाहर वाला शेल होगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑफकोर्स न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर होंगे, बिकॉज वो एटम बहुत बड़ा है, इजंट इट? ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, लेट्स से एक बहुत छोटा एटम है जिसमें मान के चलो कुछ इस तरह से उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ओके, की एंड एल शेल। यहाँ पे अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के जैसे 4 इलेक्ट्रॉन से, और दूसरा केस कोई ऐसा पर्टिकुलर एटम जो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे अलग 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 शेल्स हैं, और लास्ट में उसमें यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मान लो इस पर्टिकुलर शेल में भी 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे अगर मान लो आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना हो, तो किस केस में इजी रहेगा, इस पर्टिकुलर केस में या फिर इस पर्टिकुलर केस में? द आंसर इज इस केस में, बिकॉज यहाँ पे जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे बाहर वाले शेल के, ये उस न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर हैं, है ना, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को फील नहीं कर रहे होंगे, राइट, और इन अदर वर्ड्स इनको रिमूव करने के लिए आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। बट इन दिस केस, बिकॉज कार्बन का साइज बहुत छोटा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के काफ़ी पास में होते हैं और बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। अगर इनको रिमूव करना है आपको इस पर्टिकुलर लेट से ऑर्बिट से, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, तब जाके आप इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाओगे। सो एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, ऐसा कर पाना कार्बन के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होता। दैट मीन्स कार्बन इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ये वाला कैटायन भी नहीं बनाना चाहेगा, और ऑफकोर्स आयनिक बॉन्ड बिल्कुल नहीं बन सकता इसका। देखो, बिकॉज 3 ही पॉसिबिलिटीज थी जिनकी वजह से कार्बन आयनिक बॉन्ड किसी ना किसी तरह से बना सकता था, और आप हमने एक एक करके तीनों पॉसिबिलिटीज को ही क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। दैट मीन्स कार्बन विल नॉट ट्राई टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, इट विल ट्राई टू फॉर्म अदर काइंड ऑफ बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, राइट। अब क्या डिफरेंस है आयनिक बॉन्ड में और कोवलेंट बॉन्ड में? आयनिक बॉन्ड में जैसे हमने देखा कि कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जैसा सोडियम ने क्लोरीन के साथ किया था। सोडियम ने अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दिया था, सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, दैट मीन्स दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद दोनों ने बॉन्डिंग करी थी जिसको हमने बोला आयनिक बॉन्ड, राइट। कार्बन ऐसा नहीं करेगा, हमने ऑलरेडी देखा। तो कार्बन किस तरह की बॉन्डिंग करेगा? कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा। इसमें क्या डिफरेंस है आयनिक बॉन्डिंग से? इसमें शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती है, राइट। कोवलेंट बॉन्ड जब भी किसी दो एलिमेंट में लेट्स सपोज होगा, कभी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। नो, कोवलेंट बॉन्ड में होती है शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। सो इट इज समथिंग लाइक दिस कि दो एलिमेंट एक दूसरे के पास आ रहे हैं, राइट। पहला एलिमेंट दूसरे को क्या बोल रहा है कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से हैं कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, और ना ही देखो तेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वाइज ना मैं स्टेबल हूं ना तू स्टेबल है। सो व्हाई डोंट वी डू दिस, हम इन इलेक्ट्रॉन्स की कुछ इस तरह से शेयरिंग करते हैं सो दैट मेरा ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए और तेरा ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए। ऐसी बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। कार्बन ऐसा करता है। सिमिलरली सिलिकॉन, वो भी टेट्रावेलेंट है, वो भी ऐसा करेगा, राइट। दैट मीन्स ऑफ कोर्स मोस्टली टेट्रावेलेंट आपके एटम्स होंगे, राइट, जिनकी वैलेंसी 4 होगी, दे विल प्रेफर टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड रेदर देन फॉर्मिंग द आयनिक बॉन्ड। क्लियर? अब हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से कैसे डिफरेंट होता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड एग्जैक्टली बनता कैसे है और कितनी टाइप के कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। कब सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और क्या डिफरेंस होता है इनमें, इसको डिटेल में अलग वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज ये इटसेल्फ काफ़ी वास्ट टॉपिक बन जाता है, राइट। बट इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक और छोटी सी चीज़ है जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स। फर्स्ट, कोवलेंट कंपाउंड्स यूजली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, एंड सेकेंड पॉइंट भी इसी के साथ में ही आएगा, इट हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं जनरली उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनमें आपसी अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे मैं सोडियम क्लोराइड की अगर बात कर रहा हूँ कि Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से NaCl बना हुआ है, राइट। बट ये पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं
ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसी वजह से एस एन ए पॉजिटिव को एस सी एल नेगेटिव ने, या फिर ऑफकोर्स म्यूचुअली जो उन दोनों की अट्रैक्शन है, उन दोनों की आपसी अट्रैक्शन ने एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, राइट। और अगर आप इनको मेल्ट करना चाहोगे या बॉयल करना चाहोगे तो ऑफकोर्स आपको बहुत ही ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके ये मेल्ट या फिर बॉयल होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, राइट। बट ऑन द अदर हैंड जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके केस में ऐसा नहीं होता, राइट। लेट्स से अगर मैं किसी भी कोवलेंट कंपाउंड की बात करता हूँ, सिंपल सी हम एग्जांपल ले लेते हैं CH4 मीथेन, राइट। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। CH4 में क्या होता है, दिस इज कार्बन और इसके साथ 4 इस तरह से हाइड्रोजन अटैच होते हैं, राइट। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। बट इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, बिकॉज इस केस में जो ये बॉन्ड्स है ना, ये बहुत वीक होते हैं, राइट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं है कि इनको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट लाइक दैट, राइट। आप थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करोगे, ये बॉन्ड्स बहुत ईजिली क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर? इट इज़ वेरी इजी टू ब्रेक bonds of the covalent compound. Okay. Third point, these compounds usually are gases and liquids with low MP and BP. Already हमने डिस्कस किया। सॉलिड इसी वजह से जनरली ये नहीं होते जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, बिकॉज एज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इनकी आपसी जो अट्रैक्शन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। सॉलिड कोई चीज़ तभी होती है जब आपसी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो, राइट। हमने छोटी क्लासेस में एक चीज़ पढ़ी हुई है कि जो गैसेज होती हैं उसमें जो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं उसके गैस के, उनका आपसी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड्स में थोड़ा कम होता है, सॉलिड्स में बहुत ही कम होता है, राइट। इतना कम क्यों होता है, बिकॉज सिंपल सी बात है, उनकी आपसी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रही होगी, है ना। बट इसमें ऐसा नहीं है। सो इस वजह से जनरली मोस्ट ऑफ द जो कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे वो तो सॉलिड होते ही नहीं है, या तो लिक्विड होते हैं या गैसेज होते हैं। बट देर आर अ फ्यू सॉलिड्स एज वेल, जो अगले पॉइंट में लिखा हुआ है। सम जो सॉलिड कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर ऑल्सो नॉट वेरी हार्ड, बहुत रिजिड नहीं होते हैं, दे हैव सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल का सिक्का होता है, आपने देखा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है वो, ठीक है। तो ऐसी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। कोवलेंट कंपाउंड जनरली बहुत कोई हार्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, राइट। एक्सेप्शन कोवलेंट कंपाउंड की ऐसी कौन सी आएगी जो बहुत हार्ड है, और एक्सेप्शन भी क्या, बहुत ज़बरदस्त एक्सेप्शन है वो, दैट इज़ द डायमंड। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हाँ जी जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली इतने हार्ड नहीं होते हैं, बट डायमंड इतनी ज़बरदस्त इसकी एक्सेप्शन है। स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मटेरियल है ये वर्ल्ड पे, राइट। पूरी दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग नेचुरल मटेरियल कोई भी नहीं है, राइट। मैनमेड मटेरियल्स ऑफ कोर्स बहुत सारे होंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ, दीज कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स ये नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द चार्ज्ड आयंस। सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूंगा, आपने एक लेट से वाटर लिया, वाटर का बीकर है, उसमें सोडियम क्लोराइड आपने ऐड कर दिया, वो अब जो ब्राइन सोल्यूशन बन चुका है, जो नमकीन पानी है यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छा सोल्यूशन होगा, काफ़ी अच्छा कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। बिकॉज इसके अंदर अब आयंस प्रेजेंट होंगे, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के। सो आयनिक कंपाउंड्स में तो ऐसा होता है ऑफकोर्स, लेकिन मान लो इसी बीकर में पानी है और इसके अंदर आप कोई कोवलेंट कंपाउंड ऐड करते हो, तो क्या फिर भी ये पानी कंडक्ट करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को? द आंसर इज नो, बिकॉज उस केस में आपके पास चार्ज आयंस नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगर चार्ज आयंस होंगे तभी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो कंडक्ट होगी उस सोल्यूशन में। सो दैट्स वाई दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ अच्छी एग्जांपल्स हैं। ग्रेफाइट की अगर हम बात करोगे तो वो इटसेल्फ बहुत अच्छा कंडक्टर है, राइट। जो पेंसिल का सिक्का होता है, आपने देखा होगा काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपने करी हुई हैं छोटी क्लासेस में, राइट। कि आप एक सर्किट कंप्लीट करते हो, सर्किट ऑलमोस्ट कंप्लीट है बट थोड़े से पार्ट से वो क्या होता है इनकम्प्लीट, दैट इज़ द ओपन सर्किट। वहाँ आप क्या करते हो, एक ग्रेफाइट का पीस ऐड कर देते हो, जिसकी वजह से जो बल्ब होता है वो ग्लो करना शुरू कर देता है, राइट। विच प्रूव्स दैट दिस ग्रेफाइट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट वन एक्सेप्शन, राइट। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस ऑल्दो काफ़ी सारी हो सकती हैं, बट यू डोंट नीड टू वरी अ लॉट अबाउट द एक्सेप्शंस, राइट। एक या दो एक्सेप्शंस अगर आपको पता हो, दैट इज़ मोर देन एनफ। जनरल जो रूल्स होते हैं वो आपको बेसिकली पता होने चाहिए। नेक्स्ट, दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ द हीट एज वेल। हीट के भी ये जनरली सेइंग बहुत अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनमें बहुत कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगेन वन जो इसकी एक्सेप्शन आप बोल सकते हो, दैट इज द ग्रेफाइट, बिकॉज ग्रेफाइट हैज़ गॉट सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। स्ट्रक्चर पे बाद में आएंगे लास्ट में।
नेक्स्ट 7th, कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो वाटर में बहुत अच्छे तरह से डिसॉल्व नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल ये होते हैं, राइट। सो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, बस इसको अच्छी तरह से आपने समझ लेना है, इनको याद कर लेना है, सो दैट अगर एग्जाम में पूछी जाए लिखने को तो आप इसको प्रॉपरली लिख सकते हो, राइट। या फिर जनरली कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं इसके साथ रिगार्डिंग, कुछ पिछले सालों में वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया कि कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई? पहला और सेकंड पॉइंट, राइट। इसमें ऑलरेडी आपने यही बताना है कि हाँ जी, जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी आपसी अट्रैक्शन, जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, राइट। बाय द वे एक टर्म शायद आप पढ़ोगे, वैन डर वॉल फोर्स, राइट। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, मीथेन की एग्जांपल ले लो, CH एंड H, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, राइट, इसको जस्ट फोर्स ने होल्ड करके रखा हुआ है, उसका ये नाम है वैन डर वाल फोर्स, जो कि बहुत वीक होती है। कई बुक्स में या फिर कई आर्टिकल्स में, कई वीडियोस में आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, राइट। इसको आप लिख सकते हो, राइट। अगर थोड़ा सा फैंसी तरीके से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना है इन सिंपल वर्ड्स, आप लिख सकते हो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। कि कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो बहुत वीक होती है, इसकी वजह से वो इतने लेट्स से रिजिड या इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, उनको मेल्ट करना, बॉयल करना काफ़ी ईजी रहता है। अदरवाइज आप ऐसा लिखना भी प्रेफर कर सकते हो कि वैन डर वाल फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, राइट। इस वजह से इट इज़ वेरी इजी टू मेल्ट देम और बॉयल देम। देन वाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द चार्ज आयंस, इनमें आयंस की प्रेजेंस नहीं होती है। देन मीथेन, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, बट मेजर जो हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ रेलेवेंट जो चीज़ है वो अगेन यही है कि उसने पूछा हुआ है कि जो कोवलेंट कंपाउंड है, बिकॉज जो मीथेन है, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दी, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसा क्यों है, इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, राइट, दोज थिंग्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज इसके बाद भी लगातार ऐसी ही काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लगातार आती रहने वाली हैं इस चैनल के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।